हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएससी नाम का लेक्चर आपको पूरा मैं क्लियर समझा दिया हूं, और आज उसी में मैं आप लोग का जो आप लोग पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिए, लिखा है रिलेशन इन कंप्लेक्स कंपाउंड। क्या लिखा है? लिखा है रिलेशन इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। कह रहे हैं कि क्या रिलेशन होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो इसमें लिखिए, एक लाइन हम बोल रहे हैं, लिखिए, इस कम्प्लेक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है? लिखिए, इसमें पहला कह रहा है कि पहला किस भाग में इसको विभाजित किया गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है वैलेंस बॉन्ड, पहला होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा आपका होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होता है? पहला आपका होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा आपका होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं VBT। क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं CFT। क्या बोलते हैं? CFT, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात समझ में? आपको हम बता दें, कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा नोट में कहीं साइड में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सर्वप्रथम अध्ययन वर्नर साहब ने किए थे। कौन? वर्नर साहब ने किए थे 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में वर्नर साहब ने सर्वप्रथम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किए थे। क्लियर है? आगे नोट कर लीजिए इनको, इसको कहीं साइड में इसको नोट कर लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहले अध्ययन वर्नर साहब ने 1892 ईस्वी में किए थे, 1922 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम पहला हेडिंग डालेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या डालेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ध्यान दीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे पहले जिन्होंने खोज किया, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन खोज किए थे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहला होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान दीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, शॉर्टकट में इसको कहते हैं VBT। ठीक है, अब बात समझिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। ठीक है, अब बता दें आपको, बैलेंस बॉन्ड की थ्योरी लाइनस ने इनका खोज किया था। कौन किया था? लिख लीजिए साइड में, लिख लीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहले अध्ययन लाइनस पॉलिंग ने किया था। कौन खोज किए थे? सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने किए थे। ठीक है, लिखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब शॉर्टकट में इसका ये लिख लीजिएगा, VBT लिख लीजिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनने तथा उसके संरचना एवं मैग्नेटिक बिहेवियर का व्यापक स्तर पर स्पष्टीकरण देता है। फिर भी इनमें निम्न कमियां है। बात समझ में आया? देखिए, इसमें कह रहा है कि जो बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है,
इसमें बहुत सी कमियां थी, उस कमी को दूर कौन किए? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हुआ था। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहला इसमें आप लिख लीजिए इसको नोट फर्स्ट। क्या लिखेंगे? नोट फर्स्ट। लेकिन मैं जो लिखवाऊंगा आप लोग नोट के हिसाब से लिखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला आपका दिया है मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर। बात समझ आई? देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा आपका होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा आपका होता है डायामैग्नेटिक। बात समझिए, तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक बिहेवियर आपका दो प्रकार का होता है। कह रहा है कि पहला जो आपका होता है डायामैग्नेटिक होता है और दूसरा जो आपका होता है पहला जो आपका होता है पैरामैग्नेटिक होता है, दूसरा जो आपका होता है डायामैग्नेटिक। देखिए इसका जो हिंदी होता है अनुचुंबकीय होता है, इसका जो हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है? इसका अनुचुंबकीय होता है, इसका आपका अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, बात समझिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, अब बात समझिए, इसमें पहला एंड डाल लीजिए क्या? पैरामैग्नेटिक। क्या डालेंगे? पैरामैग्नेटिक, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। तो साइड में आप लोग लिख लीजिएगा अनुचुंबकीय। ठीक है, देखिए पैरामैग्नेटिक में डी ऑर्बिटल के पास कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात समझ में आया? कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक के पास कम से कम आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? डी का 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल होते हैं। कह रहा है कि इसके पास कम से कम एक आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे में आपका ये हो गया 1 अनपेयर, यहाँ पे 2 अनपेयर, यहाँ पे 3 अनपेयर, यहाँ पे 4 अनपेयर और यहाँ पे 5 अनपेयर। बात ये आपका अनपेयर 5 हो गया। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो बात समझ में, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो अब अनपेयर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन भर दें तो यहाँ पे अनपेयर की संख्या कितनी होगी? 3 हो गया। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन भर दें, अनपेयर की संख्या कितनी होगी? आपका 2 हो गया। तो कह रहा है कि कम से कम उसके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, कम से कम 1 होना चाहिए। बात समझ में? इसको अच्छे से दिखा दीजिए, इसको नीचे एग्जाम्पल में क्या करेंगे? एग्जाम्पल में इसको दिखा दीजिए। बात समझ में? नोट करिए। हो गया? आगे लिखिए, आगे दूसरा आपका है डायामैग्नेटिक। क्या है? डायामैग्नेटिक की हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि इसका जो हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसमें लिख लीजिए डायामैग्नेटिक में डी ऑर्बिटल के पास पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में? कह रहा है कि डायमैग्नेटिक पर क्या होते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमारे पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपके डी ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? डी ऑर्बिटल। ठीक है, जब आपके ये डी ऑर्बिटल है तो कह रहा है कि इसके पास, ठीक है, देखिए इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसके पास पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, इसको भी आप कर देंगे, ये भी आपका पेयर हो सकता है। या इस दोनों को क्या करेंगे? हटा सकते हैं, या इन दोनों को हटा सकते हैं। तो देखिए आपका पेयर के रूप में क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। बात समझ में? एग्जाम्पल के रूप में दिखा दीजिए। ठीक, देखिए ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर, ये भी पेयर। तो इसका जो भी ऑर्बिटल दिख रहा है सब क्या पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए, दोनों आपको अच्छे से हम समझा दिए। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखा है? हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हिंदी होता है संकरण। क्या होता है? संकरण। ठीक है, नोट करिए इसको।
हो गया। अब ध्यान दीजिए संकरण। संकरण का जो डिफिनेशन होता है, बात समझिएगा। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पे, ठीक है, एक ही अक्ष पे जब उन दोनों की ओवरलैपिंग कराते हैं, ठीक है, तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। बात समझ में? लिखना ही बस आपको समझना था, बात क्या करना था, बस आपको समझना था। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है पहला, तो कह रहे हैं कि पहला अगर यस एक लेते हम यस ऑर्बिटल और एक हम ले रहे हैं पी ऑर्बिटल, जो आपको हम क्या किए क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया गया है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। वहां पढ़ाया। कह रहे कि जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये आपका बनता है sp। क्या बनता है? sp। और इसका जो नाम होता है, ठीक है, इसका जो नाम होता है लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। बात समझ में? जो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है। क्लियर है? अब आते हैं एक और, ध्यान दीजिए, दूसरे पे हम आते हैं। एक एस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल। क्या है? कह रहा है कि एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल को एक साथ मिक्स करते हैं तो आपका बनता है क्या? sp2। क्या बनता है? sp2। अब बात समझिए, इसका नाम होता है ट्राई, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे पे। इसमें एक यस ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 पी ऑर्बिटल। जब इन चारों की एक साथ ओवरलैपिंग कराते हैं तो आपके सामने बन के आता है sp3, जिसका नाम होता है टेट्राहाइड्रल। क्या नाम होता है? टेट्राहाइड्रल। बात समझ में आ रहा है? क्या नाम बन के आता है? टेट्राहाइड्रल। क्लियर है बात? अब बात समझिएगा, 4 नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में आपका ये कहता है कि एक डी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल। क्या है? 2 पी ऑर्बिटल। जब इन चारों की एक साथ ओवरलैपिंग कराते हैं तो आपके सामने बन के आता है DsP2। तो इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बन के आता है? स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में? इसका नाम स्क्वायर प्लेनर बन के आ जाता है। बात समझ में? तो एक और देख लीजिए 5, ठीक है। तो कह रहा है कि एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल। तो जो इसका नाम बन के आता है sp3d। बात समझ में? और इसका जो नाम बनता है, ठीक है, इसका जो नाम बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इसमें भी लिखना है। हो गया? क्या नाम हुआ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, बात समझ, इतना हो गया ना? आगे ध्यान दीजिएगा। छह नंबर पर जब हम आते हैं, ठीक है, जब 6 नंबर पर आते हैं तो एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल, ठीक, ध्यान समझिएगा, 3 पी ऑर्बिटल और 2 डी ऑर्बिटल। क्या है? 2 डी ऑर्बिटल। और इसका जब हम लोग करते हैं तो ये आपके सामने बन के आता है, ध्यान समझिएगा, ये आपके सामने बन के आता है sp3 और d2, और जिसका नाम होता है क्या? ऑक्टाहाइड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल। नोट करिए। हो गया? 7वां देखिए, यहां तो जो दोनों डी दिख रहा है ये पीछे, अब दोनों डी को हम आगे कर दे रहे हैं। डी प्लस यस पी, 3 पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपको हो गया। इन सबको क्या करेंगे? देखिए 2 डी है तो यहाँ पे लिखेंगे D2, ठीक है, यहाँ पे एक यस है, एक यस, 3 पी है
3p। तो इसका जो नाम बनता है सेम यही नाम होता है ऑक्टा, ठीक है, हाइड्रल। क्या बनता है? ऑक्टा हाइड्रल। क्लियर है? इतना आपका ये हो गया। एक और देख लीजिए, ठीक है। अब हम ध्यान समझिएगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 d ऑर्बिटल। क्या है? 3 d ऑर्बिटल। इसका जो नाम बन के आता है sp3d3, और इसका जो ज्योमेट्री जो बनता है, ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री बनता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है? बात समझिएगा, इसका जो ज्योमेट्री होता है, ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो हो जाता है पेंटागोनल क्या समझिएगा, इसका जो नाम बन के आपके सामने है पेंटागोनल ट्राई पिरामिडल। पिरामिडल क्या नाम होता है? पेंटागोनल ट्राई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल ट्राई पिरामिडल इसका नाम बन जाता है। बात समझ आया? इतना आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिए, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि ध्यान समझिएगा कि sp का क्या नाम होता है, तो sp का नाम क्या लिखेंगे? लीनियर लिखेंगे। बोलूं sp2 का क्या नाम होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बात में इस प्रकार से इसका हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। बात समझ में? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। अब बात समझिएगा, इतना आपको हो गया ना। अब लिखिए नेक्स्ट तीसरा नोट तीसरा, ठीक है। देखिए नोट तीसरा में आपको समझना क्या है कि ये आउटर डी ऑर्बिटल आउटर, ठीक है, देखिए आउटर डी ऑर्बिटल, और एक होता है इनर डी ऑर्बिटल। क्या लिखा है? आउटर डी ऑर्बिटल या इनर डी ऑर्बिटल। बात समझे? तो आउटर डी ऑर्बिटल क्या होते हैं और इनर डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। लिखिए, पहले बोल दे रहा हूं, लिखिए। आगे संकरण करने पर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। लिखिए संकरण करने पर डी ऑर्बिटल सॉरी लिख लीजिए, संकरण करने पर डी ऑर्बिटल लास्ट में आता है, इसलिए इसे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, संकरण करने पर, हो गया, डी ऑर्बिटल लास्ट में आता है, इसलिए इसे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल बात समझिएगा, sp3d2। ये जो देखिए, ये जो डी आया है, ठीक है, ये आउटर साइड में आया। कहाँ आया है? आउटर साइड में, इसलिए इसका नाम हम देते हैं क्या? आउटर डी ऑर्बिटल। क्या देते हैं? आउटर डी ऑर्बिटल। और एग्जांपल भी इसको दिखा दीजिए, ठीक है। हो गया? आगे देखिए दूसरा, इनर डी ऑर्बिटल। पहले था आउटर डी ऑर्बिटल, दूसरा लिखिए इनर डी ऑर्बिटल। लिखिए इनर डी ऑर्बिटल में लिखिए संकरण करने पर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। संकरण करने पर डी ऑर्बिटल पहले आता है, इसलिए इसे इनर डी ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर डी ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, DSP2, और एक यहाँ पे लिखा है D2SP3। इसका देखिए, ये जो D दिख रहा है पहले आया है, इसलिए इसका नाम होता है इनर डी ऑर्बिटल। क्या होता है? और ये भी डी आपका पहले आ गया है, इसलिए इसका नाम होता है
ठीक है, इनर डी आर्बिटल। क्या होता है? इनर डी आर्बिटल, इसका ये नाम पड़ जाता है। बात समझ में आया? तो कह रहे कि अगर आगे आता है तो इनर डी आर्बिटल होता है, अगर ये आगे आता है तो इनर डी आर्बिटल होता है, यही आपका पीछे आता है तो आउटर डी आर्बिटल होता है। समझ में आया? नोट करिए इसको अच्छे से, ठीक है, हो गया। अब लिखिए नोट चौथा, नोट 4 लिख लीजिए, नोट 4, ठीक है। नोट 4 में आपको लिखना है क्या? नोट 4 में आपको कलर पहचानना। क्या पहचानना है? कलर, कि ये कौन सा कलर है। बात समझ आए? कह रहा है कि कुछ कंपाउंड दे देंगे, उस कंपाउंड से आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये कलर है या कलर लेस है। बात समझ में आए? क्या कर रहा है? ये कलर है कि ये कलर लेस है, ठीक है। तो इसमें आप लोग पहला लिखिएगा, पहला इसमें कलर, ठीक है, कलर। तो कलर में आपको ये पहचानना है कि कोई कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं तो इसको आप पहचानिए। तो लिखिए इसमें डी ऑर्बिटल के पास, इसमें लिखिए डी ऑर्बिटल के पास कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसे कलर बिहेवियर कहते हैं, जिसे कलर बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहेवियर की इंग्लिश हिंदी होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार, जिसे कलर बिहेवियर कहते हैं। क्लियर है? अब बात समझिएगा कि इसका जो एग्जांपल होता है, ठीक है, ये आपका डी ऑर्बिटल है और कह रहा है कि डी ऑर्बिटल के पास कम से कम एक, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, तब आपको ये क्या कहलाएगा? कलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलर। तो इसे देखिए, अगर इसके पास एक भी होगा तभी कलर होगा, इस तरह होगा तभी कलर होगा, इस प्रकार रहेगा तभी कलर होगा, ये भी कलर होगा और ये आपका ये भी कलर होगा। तो देखिए इस यहाँ पे अनपेयर की संख्या 5 हो गया और यहाँ पे देखिए एक और कर दे तो और अनपेयर की संख्या कितनी हो गया? 4 हो गया, तभी कलर है। यहाँ पे भी पेयर कर दें तभी अनपेयर की संख्या 3 है, तभी कलर है, और यहाँ पे भी कर दे तभी आपका क्या है? कलर है। लिखेंगे अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, क्या लिखा है? अनपेयर, ठीक है। कह रहा है कि कम से कम उसके पास अनपेयर की संख्या क्या होनी चाहिए? आपका पास उसके पास होनी चाहिए। तो अनपेयर्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये क्या कहलाएगा? कलर। क्या कहलाएगा? कलर। बात समझ में आया? तो इसके पास अनपेयर की संख्या 2 हो तब आपका क्या है? कलर हुआ। और एक भी होगा तभी कलर होगा, 3 होगा तभी कलर होगा, 4 होगा तभी कलर होगा, 5 होगा तभी कलर होगा, ठीक है। नोट लीजिए इसको अच्छे से। क्या हो गया? अगला लिखिए, अगला कलरलेस। क्या लिखना है सेकेंड में? कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस में लिखिए, कलरलेस में डी ऑर्बिटल के पास, डी ऑर्बिटल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, टोटल पेयर होते हैं, टोटल पेयर होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। बात समझिएगा। और एग्जांपल की हम बात करें तो देखिए ये आपका डी ऑर्बिटल है। क्या है? ये आपका डी ऑर्बिटल है। तो कह रहा है कि इसके पास एक भी अनपेयर की संख्या नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैं अब इसकी हम बात करें, ठीक है, ये पेयर, पेयर, आपका ये पेयर, बस ये आपका दोनों क्या है? इम्पटी है, खाली है, ठीक है। और होगा तो या तो इस तरह पेयर, मतलब आपका पेयर के रूप में पाए जाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अनपेयर्ड, मतलब लिख सकते हैं कि पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाता है कलर। क्या होता है? कलर लेस होता है। क्या होता है? कलर। इसको अच्छे से दिखा दो, कलर लेस हो जाता है, ठीक है। नोट लीजिए इसको अच्छे से, इसको पॉइंट मत लिखिए, ठीक है। नोट लीजिए अच्छे से। ये हो गया। अगला लिखिए नोट 5,
क्या लिखेंगे, नोट 5। तो नोट 5 में आगे लिखिए, हो गया। 5वां नंबर देखिए, जिसका नाम होता है बोर मैग्नेटिक। क्या होता है, बोर मैग्नेटिक, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अब बात समझिएगा। तो कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, हमारे पास क्या फार्मूला है। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला, हाँ इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग दिखा दीजिएगा, ये फार्मूला हो। ठीक है, तो फार्मूला जो होता है म्यू इक्वल टू, ठीक है, ठीक, अंडर रूट एन माइनस 2, ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसको अच्छे से आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्या करिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले फार्मूले को। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक, जब आगे ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दिए, तो कह रहा है कि जो यहाँ पे एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन। ठीक है, तो लिखेंगे वेयर। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि वेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड, क्या, इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि वेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक, क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रहा है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रहा है। ये आपका मतलब तैयार है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से अपने यूज करते हैं, बात समझिएगा इसको। तो अभी हम फार्मूला लिखे हैं, क्या, ध्यान दीजिए, म्यू इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट एन माइनस 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, प्लस है, क्या है, प्लस है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला पे जब ये आपका फार्मूला बनता है, ठीक है, तो अब बात समझने वाली क्या बात है, देखिएगा। तो कह रहा है कि अभी बताएं कि एन आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे चलते हैं एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4 और एन बराबर 5। तो आपको हम बता दें कि डी ऑर्बिटल में मिनिमम आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है और मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। क्यों, डी ऑर्बिटल 5 ही होता है और सब में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो अनपेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताएंगे आप लोग, 5 बताएंगे। ठीक है, और मिनिमम कितना होता है, 1 बताएंगे। क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार यहाँ पे होता है, 5 आपका हो गया। तो कह रहा है, ध्यान समझिएगा, ये आपको किस प्रकार से कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगर n बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो अगर इसको हम कर रहे हैं तो ये अगला समझिएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कम है, अरे 2 और 1 3, और 3 में जब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया, बोलिए, तो कितनी बात समझ में। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप ये करड़ी हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 1.73। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1.73 आएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और 2 4 और 4 गुना के 8, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.8 आएगा। क्या आएगा, 2.8 आएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पे तीसरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो 3 और 2 5 और 5 3 15। क्या हो जाएगा, 5 3 15। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 3.9। क्या होता है, 3.9। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब समझिए n बराबर कितना है, 4, तो 4 यहाँ पे रखेंगे और 4 यहाँ पे रखेंगे, तो 4 और 2 6, 6 चौके 24, यहाँ पे आपका 24 आ जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पे 3.8 होता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 4.9 आता है। ठीक है, अब बात समझिएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे n बराबर 5, तो 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5 2 7 और 7 में 5 से करेंगे तो 7 बचे 35। ठीक है, और इसको जब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.9।
5.9 क्या जाएगा 5.9। तो समझने वाली यहाँ पे क्या बात है, अगर अनपेयर की संख्या 1 होती है तो 1.73 बोलेगा। अब बोलो n बराबर 2 है तो 2.8, n बराबर 3 है तो 3.8, और n बराबर 4 है तो 4.9, और n बराबर 5 है तो 5.9। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 बोलो तो 4.9, 5 बोलो तो 5.9, यहाँ पे 3 बोल, यहाँ पे 2 बोलो तो 2.9, और यहाँ पे 3 बोलो तो 3.9। तो आपको याद करने का आसान तरीका हो जाएगा कि अगर मैं 3 की बात करूं तो 3.8, 4 की बात करूं तो 4.9, 5 को बोलूं तो 5.9। ये आपको इस तरह आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया क्लियर है बात? आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? किस प्रकार आगे हम करते हैं, ध्यान दीजिए आगे। अब आते हैं, अगर आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ देता है कि D3 है तो म्यू का मान बताइए, तो D का कितना ऑर्बिटल होता है 5, D का आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर की संख्या कितनी आ गया आपके पास, अनपेयर की संख्या कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। जब अनपेयर की 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो बोलूं कि आपका म्यू का मान बता दीजिए कितना आएगा, 1 2 3, तो 3.8 क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। अब समझ में? अगर मैं बोल दूं D8, क्या बोल दूं, D8 बोलते हैं, ध्यान दीजिए ऊपर में लिख रहा हूं। अगर बोल दूं कि D8 है, क्या है D8, तो D का कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास, 8 है। तो हम क्या करेंगे, हुंड या अब के रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है एंटी क्लॉक, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये 8 है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5 हो गया, अभी कितना बचा है, 3 बचा है। जब 3 बचा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे तो 1 तब 6, और ये 7, और ये 8। तो अगर ये 8 हो गया तो मैं बोलूं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा, अनपेयर 2 इलेक्ट्रॉन। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 हुआ तो म्यू का मान क्या आ जाएगा, बोलिए म्यू का मान क्या आ जाएगा, म्यू का मान आएगा 2.8। क्या होगा, 2.8 आ जाएगा। अनपेयर 2 इलेक्ट्रॉन तो म्यू का मान क्या आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोल दिया, बात सोच समझ के जवाब देना है आप लोग को, ये D9 क्या हो गया, D9, और एक आप लोग, ठीक है, D9, तो D का कितना ऑर्बिटल होता है बच्चे, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। जब D का 5 ऑर्बिटल होता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 हो गया। अब बचा अभी है आपके पास 4, तो इसको हम एंटी के दूसरे मार्ग से एंटी क्लॉकवाइज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बच गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हाँ समझिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो म्यू का मान क्या आ जाएगा आपके सामने, 1.73। क्या आ जाएगा, 1.73। इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? नोट लीजिए इसको अच्छे से। अब मैं कुछ होमवर्क आप लोग को दे दे रहा हूं, जो आप लोग हमको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमको आंसर बताएंगे। सभी के सभी बच्चे हमारे बताएंगे, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग को प्लीज हमको अगर मानते हैं, ठीक है, पता है कि आप लोग हमको बहुत मानते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में जो हमको आंसर बताएंगे, सर इतना इसका आंसर आएगा, D8 का इतना आंसर आएगा, D9 का इतना आंसर आएगा, तो आप लोग जरूर हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को, एग्जांपल घर के लिए, D9, D8, D2, D5, ठीक है, 1 2 3 4, और मैं और दे रहा हूं D6, D6 हो गया, 4 ले लो, D1 ले लो, ठीक है। ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोग हमको प्लीज, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसका जरूर रिप्लाई देंगे, सर इसका इतना आंसर आएगा, इसका इतना आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं और कितने बच्चों को हमारी समझ में ये बात हम आ गई है। नहीं आया है
तभी बताइएगा सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरा ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं नोट नंबर 6। कहां पे आते हैं? नोट नंबर 6। तो अब देखिए नोट नंबर जो 6 होता है आपका, तो आपका डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। देखिए जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। जो डी ऑर्बिटल होता है, तो बात समझिएगा, डी ऑर्बिटल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ये जो आपका स्टार्ट होता है ग्रुप पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 4 से स्टार्ट होता है, जो आपको चौथे चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, आते हैं यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। बात समझ में? जो 3D सीरीज होता है, देखिए कहां से स्टार्ट होता है? देखिए स्टैंडियम टिटैन, इसके बीच में थोड़ा आप लोग 3-3 लाइन की स्पेस लिख के देखिएगा, 3-3 या 4-4 लाइन के इसके बीच में आप लोग स्पेस दे दीजिएगा कि आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। क्लियर है बात? बोलिए। तो आप लोग कम से कम स्पेस आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, और मैं इसके लिए एक अच्छे से आपको समझाने के लिए अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता के आपको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। टिटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, 5 इसमें दिखा दूं। देखिए 5 आ रहा है कि नहीं, आप लोग को पहले देख ले। ठीक है, 5 आ रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे होता है 21, 22, 23, 24 और यहाँ पे 25। क्या हो गया? 25 हो गया। तो अब बात समझिए, तो इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे। 2, 8, ठीक है, 9 और लास्ट में 2 हो गया। क्या हो गया? लास्ट में 2 हो गया। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, देखिए तोड़ने का नियम यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं तोड़ने का नियम मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के मैं आप लोग को दे दूंगा, जिसमें आप लोग आसानी से सबको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार इसको, देखिए इसको एक ट्रिक माध्यम से कर रहे हैं। देखिए पहले आप लिखिएगा AR। क्या लिखेंगे? AR मतलब आर्गन। क्या होता है? आर्गन, जो आपका नोबल गैस के मेंबर है। क्या है? नोबल गैस के मेंबर है। तो बात समझिए, AR, जब ये आपका AR हो गया तो देखिए, तो उसके बाद लिखिएगा 4s और 3d। क्या लेंगे? 4s और 3d लिखेंगे। अब बात समझिए, आपको कितना अच्छा सब समझा रहा हूं। देखिएगा सब में यही काम कर दीजिए, AR, ठीक है, और 4s 3d। इसमें भी सेम वही काम करिए, AR, ठीक है, 4s और 3d। और यहाँ पे भी सेम वही काम करिए, AR, 4s और 3d। और सेम काम यहाँ पे भी करिए, AR, 4s और 3d। तो समझने वाली बात बाबू यहाँ पे क्या है? देखिएगा यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपके अपवाद पाए जाते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शनल। जिसको हम एक तो यहाँ पे दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे पहले से स्टार बना दूं, ठीक है, क्रोमियम। क्रोमियम आपका एक्सेप्शनल होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनल होता है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या लगे? 4s और यहाँ पे देखिए 18, तो ये हो गया। बच्चा कितना आपका 3, तो देखिए 2 और 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 और यहाँ पे लिखिएगा 1। बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे लिखिएगा 2 और यहाँ पे लिखिएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 23 है, तो यहाँ पे पहले 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे थोड़ा सी गलती है, एक्सेप्शनल है आपका। क्या है? अपवाद होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका होता है 1। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 और यहाँ पे आपका होता है 5। क्या होता है? 5। ये क्यों एक्सेप्शनल होता है, मैं आपको अपने जो अलग से वीडियो जो बनाऊंगा, मैं वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे क्रोमियम क्या है? एक्सेप्शनल होता है। क्या होता है? अब फिर यहाँ पे जब आएंगे, सेम ऊपर वाला ही रूल रहेगा। ठीक है, क्या 25 है, यहाँ पे 2 दीजिए और यहाँ पे 5 दीजिए। चलिए यहाँ पे 2 दीजिए और यहाँ पे 5 दीजिए। इतनी बात समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया। आगे ध्यान लीजिए। अब देखिए
FeCONiCu और Zn, ठीक है। इसका होता है 26, 27, 28 और 29 और ये 30। तो बाबू यहाँ पे भी आपको एक अपवाद होता है जिसका नाम होता है कापर। क्या होता है? कापर। मैं आपको बता दूं 3D सीरीज में आता है क्वेश्चन, कौन से ऐसे एलिमेंट है 3D सीरीज में, कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसको एक्सेप्शनल के नाम से जाना जाता है। तो एक्सेप्शनल के नाम से बाबू जाना जाता है C, ठीक है, R और C यू को, ये जाना जाता है एक्सेप्शनल के नाम से। किसको जाना जाता है? शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CR और C U को, जिसको जाना जाता है एक्सेप्शनल के नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम एक्सेप्शनल के नाम से जाना जाता है, अपवाद के नाम से जाना जाता है। तो CR और C U होता है जो क्या होता है, एक्सेप्शनल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसको कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। क्या करेंगे? साइड में कहीं इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। बात समझ आए? आगे चलते हैं। इसका भी आपको करेंगे AR, क्या होता है AR और 4S और 3D। इसका भी सेम वही काम करेंगे AR 4S और 3D। इसका भी सेम वही काम करेंगे AR और 4S और 3D। इसका भी सेम वही काम करेंगे AR 4S और 3D। अब सेम काम इसका भी करेंगे AR 4S 3D। अब बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, देखिए ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। ये किसी भी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं कि यहाँ से ये करिए, यहाँ से ये करिए, नहीं, ये आपको सोचने वाली बात है, ठीक है। और लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है। क्या आपको हार्ड दिख रहा है? हाँ, ये है पढ़ाते समय पसीना निकल रहा है, इस तरह हार्ड है, लेकिन वो क्या इससे पढ़ने में आपको हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है? लोग कहते हैं केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, केमिस्ट्री बहुत नहीं समझ, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है। कहीं आपको दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं ना। आगे समझने वाली क्या बात है, आगे समझिएगा आप लोग। देखिएगा 26 है 26, तो बाबू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 6। क्या हुआ? बोलिए, कितना आसान हो गया। लग रहा है गलत है? तो आर्गन का 18 होता है, 18 2 20 और 20 26। हुआ कि नहीं हुआ? आते यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू? बोलिए 2 और यहाँ पे 7। समझ में आया? आते यहाँ पे 28 है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? समझ में आया? आते हैं यहाँ पे कापर एक्सेप्शनल है, तो इसको आप 1 दे दीजिए और इसको 10 दे दीजिए। लग रहा है गलत है, तो इस एक और एक रूल होता है 9 और 2 11, इसको 1 और इसको ये दे दीजिए। क्लियर? अब आते हैं जिंक पे, सेम वही रूल रहेगा 2 और ऊपर 10। समझ में आया? अच्छे से इसको नोट किया जाए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए नोट नंबर 7। देखिए नोट का आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल, सीधा लिख लो, स्पेक्ट्रो, ठीक है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह रहा है कि बात समझिए कितना अच्छी बात को ये समझा रहा हूं आपको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए कह रहा है कि कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, और कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो क्या होते हैं? वीक, मतलब कमजोर होते हैं। बात समझ आए? तो मैं आज आप लोग को वही बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो कमजोर भी होते हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। CO क्या है? इसका नाम होता है कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन CN माइनस, इसका नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है? साइनाइड। और एक और होता है EN, इसका नाम होता है बाइडेंटल। इसको मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, मार्कर से कर दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, इतना आपको हो गया। अब इसके बाद होता है अमोनिया।
अमोनिया। ठीक है, बात समझ में आए? इसको मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये हो गया। उसके उसके बाद आपको जो दिया है वाटर दिया है। क्या दिया है? H2O। क्या दिया है? वाटर दिया है। उसके बाद जो दिया आपका, ठीक है, ध्यान समझिएगा, C2O4-2 आर्जिलेट। क्या नाम है इसका? आर्जिलेट है। फिर उसके बाद दिया है OH- जिसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रॉक्सी होता है। ठीक है, उसके बाद नाम दिया है फुलरीन। ठीक है, आप सबसे अच्छा हाइलो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये माइनस, ठीक है, उसके बाद Cl-, उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, माइनस, उसके बाद होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन माइनस। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा इसको मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सबसे ज्यादा है। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। तो देखिए केमिकल केमिकल ये इतना हो गया, तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा मिटा दे रहा हूँ कि ये आप लोग हेडिंग डाल चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए सोचने वाली क्या बात है, यहाँ से आप लोग यहीं पे आपको पकड़ना है। बात समझिएगा, कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। बात समझ में आया? क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अब सोचने वाली क्या बात, अब आप सोचिएगा आप लोग, ये कह रहा है कि ये जो दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। पहली बात समझिए कि कह रहे हैं CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और NH3। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइनाइड कौन सा लिगेंड है, साइनाइड पहले तो आपको ये मोनोडेंटल लिगेंड है। ठीक है, अब बोल क्या ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है या नॉर्मल लिगेंड है, तो आप बताएंगे क्या? ये आपका वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या? स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, आगे बात समझिएगा आपका, ये जो दो दिख रहा है यहां से ये, ठीक है, ये आपके होते हैं नॉर्मल लिगेंड। ठीक है, और जो यहां से ये आपका दिखता है, यहां से ये, ठीक है, जो आपका यहां से ये दिखता है, ये आपका होता है क्या? वीक वीक लिगेंड। क्या होता है? वीक लिगेंड। अच्छे से लिख दें, ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए पहले। ठीक है, शायद ये नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम थोड़ा रेज करके अच्छे से लिख दें। ठीक है, यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके होते हैं वीक लिगेंड। क्या होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा, वाटर आपका नॉर्मल लिगेंड है, ये आपका जो दिख रहा है ये नॉर्मल लिगेंड है, और बाकी OH, F, Cl, Br, I ये सब आपका क्या होता है? वीक लिगेंड होते हैं। और CO, Cl, En ये आपका बाइडेंटल लिगेंड है, इथिलीन डाई एमीन, और ये आपका एमीन है। ठीक है, एमाइन एमीन ये भी आपका क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होते हैं। ठीक है, नोट करिए अच्छे से। इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोग एक सुपर ट्रिक बता दे रहा हूं कि जिसके माध्यम से आप किसी का भी मतलब आप पता कर सकते हैं कि इसका आपका क्या होगा। बात समझिए कैसे। देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं पेयर। क्या लिख रहा हूं? पेयर। समझिएगा, पेयर। एक तरफ मैं लिख रहा हूं अन पेयर। ठीक है, कह रहा है कि एक तरफ मैं लिखा हूं पेयर, ठीक है, और एक तरफ मैं लिखा हूं क्या? अनपेयर। बात सुनिए, अगर ये बेचारा पेयर होता है तो किस किस टाइप का होगा? ध्यान दीजिए, डी का 5 ऑर्बिटल होता है, आपको सबको अच्छे से पता है। तो अब बताइए, तो कह रहा है कि पेयर आपका ये आपका पेयर हो गया। क्या हो गया? पेयर हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें, ये बोल रहा है कि ये आपका अनपेयर है। क्या है? अनपेयर है। ठीक है, तो अगर तो इसमें आपका और ये आपका अनपेयर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पेयर और ये आपका
अनपेयर हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा, अगर ये अनपेयर होता है, सॉरी पेयर होते हैं और ये आपके अगर अनपेयर होते हैं तो अब देखिए क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है डाया मैग। देखिए मैं सबको एक जगह जितना मैं पढ़ाया हूं उसको मैं एक एक लाइन में कर दे रहा हूं। ये भी आपका हो जाता है पारा मैग्नेटिक, यहां से ए नहीं रहेगा, मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये डायामैग्नेटिक और ये आपका पैरामैग्नेटिक। जैसे ये पैरामैग्नेटिक होता है तो ध्यान, ये आपका डायामैग्नेटिक और ये आपका पैरामैग्नेटिक। तो अब देखिए ये डायामैग्नेटिक जैसे आपका ये होता है तो ये आपका हो जाता है कलर, ठीक है, कलर लेस, और ये आपके हो जाते हैं क्या, कलर, क्या होता है, कलर। ठीक है, और जैसे ये कलर होते हैं, ठीक है, जैसे ये कलर होते हैं और ये, तो बात समझिएगा, ये आपके हो जाता है म्यू का मान 0 और ये आपको हो जाता है म्यू का मान नॉट 0। क्या होता है, म्यू का मान नॉट 0। इतनी बात समझ में आया? या और इसको हम लिख सकते हैं ओवर समथिंग, समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जिसको हम बोलते हैं, हम बोलते हैं सुपर ट्रिक। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पूरी कहानी इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब बात समझिए आप लोग, मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिस बात से कितना क्वेश्चन वो हमसे वो पूछ सकता है। बात समझिएगा, जिसे मैं दे रहा है कि FeCN6, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या किया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो पहले देखिए, पहले आपसे ये पूछेगा इसका नेम, क्या पूछेगा, नेम। ठीक है, IPSC नेम लिख लीजिए, IUPAC नेम। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तीसरा हमसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, सेंट्रल एटम। ठीक है, चौथा हमसे पूछ सकता है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड। और पांचवा नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट हमसे ये क्या पूछ सकता है, ठीक है, इतना आपका हो गया। ठीक है, अगला हमसे पूछ सकता है डाया मैग्नेटिक एंड पारा मैग्नेटिक। अगला हमसे पूछ सकता है कलर एंड कलरलेस। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट हमसे ये पूछ सकता है, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट हमसे ये पूछ सकता है म्यू का मान। ठीक है, देखिए आ रहा है कि नहीं, पहले आ रहा है। ठीक है, हमसे म्यू का मान। उसके बाद आगे हमसे ये पूछ सकता है, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, म्यू, हाँ ठीक है, 9। हमसे ये अगला पूछ सकता है म्यू का मान। ठीक है, म्यू का मान तो हो गया, क्या म्यू का मान क्या आएगा। तो अगला आपका ये पूछ सकता है हमसे, ध्यान समझिएगा, आउटर डी ऑर्बिटल या इनर डी ऑर्बिटल, ये पूछ सकता है। उसके बाद हमसे ये क्या पूछ सकता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकता है, हम समझिए, नेक्स्ट हमसे ये क्या पूछेगा, T2G और EG, T2G और EG। ठीक है,
तो मतलब कह रहा है कि T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितने आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 क्वेश्चन, बस ये देकर हमसे 11 क्वेश्चन हम क्या करें आसानी से वो पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह आपका ये निकाला जाएगा। तो किस प्रकार से आपको निकाला जा रहा है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आप समझ में, नोट लीजिए इसको अच्छे से।